वेलकम बैक क्लास 9। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं इस चैप्टर में कवर करना है एंड विथ दिस एंड वन मोर टॉपिक विल बी एंडिंग विद दिस चैप्टर। उसके बाद मैं आपको इसके थोड़े से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दूंगी सो दैट यू कैन ओपन देम, यू कैन सॉल्व देम। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते भी हैं आपके, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी जो इसमें आज टॉपिक कवर करना है दैट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नाउ यू नो दैट द वाटर विच इज़ प्रोवाइडेड इट टू योर होम्स, वो टंकी होती है, मेन टंकी होगी आपकी कॉलोनी में या एरिया में जहाँ से वो पानी आता है। वो पानी बहुत गंदा होता है। जब वो रिसीव किया जाता है थ्रू रिवर्स या रिवर्स से जब वो पानी इकट्ठा किया जाता है तो इट इज़ वेरी अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। इट इज़ वेरी 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 डर्टी। तो उसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, तब जाके वो पानी आपके घर में एज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है। सो देर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ एक ही बार पानी को क्लीन करने से वो पानी साफ़ नहीं होता, कई बार कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं तब जाके वो साफ़ होता है एंड देन इट इज़ प्रोवाइडेड और सप्लाइड टू योर होम्स। ठीक है, आपके घर में पाइप्स लगे होते हैं जो कि मेन टंकी से अटैच होते हैं, जो आपके एरिया की या कॉलोनी की टंकी होगी बड़ी सी, उससे आपके घर में पानी आता है थ्रू पाइप्स। तो स्टेप्स ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है उसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टैंक्स आर देयर। इसके लिए अलग अलग टैंक्स होते हैं, जो एक ही टैंक में सारा काम नहीं होता, पानी अलग अलग लेवल से पास किया जाता है और हर लेवल पे हर टैंक पे कुछ ना कुछ काम होता है उसको प्योरीफाई करने का। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है दैट इज़ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 6, 7, 8 में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज़ बेसिकली allowing the sand which is dissolved in water to settle down on its own, that is only sedimentation। आप जब सैंड को, ये कॉमन मेथड था जब हमने मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स पढ़ा था क्लास 8 में। तो उसमें क्या था कि अब क्लास 7 या 8 में है ना सेडिमेंटेशन, उसमें क्या कहते हैं कि अगर मिट्टी वाला पानी आ रहा है तो उसको अगर आप जिस वेसल में है उसको थोड़ी देर अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जितनी भी सैंड होती है वो सारी नीचे सेटल डाउन कर जाती है। ठीक है, नीचे सेटल डाउन कर जाती है। फाइन, तो इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स जो हैं दे आर हेवियर एंड इफ़ यू लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम दे विल सेटल डाउन, दे विल सिंक टू द बॉटम। डेंसिटी का फ़र्क है पानी और सैंड के पार्टिकल्स में, वो भारी हैं इसलिए नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएंगे। तो यही होता है कि जब आप पानी टैंक में कलेक्ट करते हैं और वो पानी गंदा होता है तो क्या करते हैं, एक टैंक में कुछ टाइम के लिए उस पानी को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, दैट वाटर इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। तो होगा क्या कि जो नीचे जितनी भी मिट्टी या रेत, क्योंकि नदी से पानी आ रहा है तो जितनी भी मिट्टी या रेत है जो पानी में है वो उस टैंक के नीचे बैठ जाएगी, दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। और आप जो पानी होगा, जो पानी की साफ़ लेयर, हालांकि वो साफ़ नहीं होगी, उसमें अभी भी कई सारी इम्प्योरिटीज़ और कंटामिनेंट्स होंगे जो कि अलग अलग लेवल पे रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कैसे कैसे टैंक्स बनते हैं जिसमें ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई किया जाता है। तो पहला तो हो गया सेडिमेंटेशन, जिसमें बेसिकली पानी में घुली हुई रेत या बालू को अलग किया जाता है। कैसे, आप थोड़े टाइम के लिए उसको सेटल डाउन होने देते हैं, तो सेटल डाउन होने से रेत अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो वाटर गेट सेपरेटेड। ठीक, इस वाटर को हम डिकेंट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन किया, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज, उसमें एलम या फिटकरी डाला जाता है, लोडिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लोडिंग। ठीक है, लोडिंग विद एलम, एलम को फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का आपका एक तरीके से मिक्स सॉल्ट होता है, इट इज़ अ मिक्स सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम, एलम। ठीक है, ये करता क्या है एक्चुअली कि जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्ले के फॉर्म में होंगे, क्ले मतलब सिलिका, ठीक है, क्ले के पार्टिकल्स जितने भी होंगे, क्ले पार्टिकल्स, लोडिंग का मतलब ही क्या होता है,
लोडिंग मतलब किसी चीज़ को उठा के भर देना, एक जगह इकट्ठा कर देना, उसको लोड कर देना, ठीक है। तो जब आप जो पानी सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के बाद मिला है उसमें क्ले पार्टिकल्स होते हैं। क्ले आपका जो है बहुत पतली मिट्टी होती है जो सेडिमेंटेशन से सेटल डाउन नहीं हुई होगी, या जब हम डिकैंट कर रहे होंगे तो हो सकता है पानी में फिर से मिट्टी आ जाए जिसमें क्ले पार्टिकल्स हो। तो उन क्ले पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एलम। एलम एलम डाल देते हैं। तो जब एलम डालते हैं तो होता क्या है कि जितने भी क्ले के पार्टिकल्स होते हैं ये इससे चिपक जाते हैं, कोएगुलेट कर जाते हैं, ठीक है। जितने भी क्ले के पार्टिकल्स होंगे या सिलिका के पार्टिकल्स होंगे वो सब इसमें कोएगुलेट कर जाएंगे या चिपक जाएंगे, किस में, एलम में। और फिर उस एलम को आप निकाल के अलग कर देंगे तो जो पानी है इट विल बिकम फ्री फ्रॉम क्ले पार्टिकल्स। तो पहले प्रोसेस में क्या हुआ, पहले स्टेप पे इट बिकम्स फ्री फ्रॉम सैंड। सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम क्ले पार्टिकल्स लोडिंग की वजह से, ठीक है। लोडिंग में बेसिकली एलम डाला जाता है, फिटकरी बोलते हैं जिससे। उससे क्या होता है कि जितने भी क्ले पार्टिकल्स होंगे वो एलम की बेस पे चिपक जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आपके जितने भी क्ले पार्टिकल्स हैं अब वो पानी से अलग हो गए। इसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इज़ फिल्ट्रेशन। अभी भी पानी में गंदगी होगी, ठीक है। जब पानी आता है तो छोटी छोटी गिट्टी आ जाती है उसके साथ। कई बार आप पानी खोलते हैं जब देखते हैं तो पत्तियाँ आ जाती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं जो हालांकि जब पानी कलेक्ट किया जाता है तो एक छन्नी लगाते हैं, लेकिन कई बार जो है वो उसके पार्ट जो बार्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिससे पानी फ्लो करता है टंकी के अंदर भरने के लिए। वो बार्स बड़े बड़े तो उसमें पत्ती भी आ जाती है, पत्ती आ जाती है, गिट्टियाँ आ जाती हैं, कोर्स सैंड आ जाती है, ग्रेवल्स आ जाते हैं, पेबल्स आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको अलग करने के लिए द नेक्स्ट प्रोसेस इज़, क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं तो इनको आप इसी तरीके से अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से अलग करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो फ़िल्टर पेपर के होल से पास हो जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो कि हैं आपके क्ले पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स, बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड लोडिंग, ठीक। अब फिल्ट्रेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होता है, 3 लेवल्स पे होता है, ठीक है। कोर्स ग्रेवल एट द बॉटम, ग्रेवल 3 तरीके से फ़िल्ट्रेशन किया जाता है। उस फ़िल्ट्रेशन में जब आप अलग-अलग करेंगे तो 3 लेयर्स बनती हैं, ठीक है। जिसमें जो सबसे बॉटम वाली लेयर होगी वो कोर्स ग्रेवल की होगी, जो छोटे-छोटे पत्थर या गिट्टियाँ आ जाती हैं आपकी, ठीक है। फाइन ग्रेवल इन द सेंटर, फाइन ग्रेवल इन द सेंटर। कोर्स ग्रेवल मतलब जो रफ़ पत्थर होते हैं, ठीक है। फाइन ग्रेवल मतलब अगर वही पत्थर जो है बार बार पानी लगने की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, एकदम पतले पतले छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, तो वो जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो वो आपको सेंटर में मिलेंगे लेयर में, ठीक है। और तीसरा होता है फाइन सैंड एट द टॉप, फाइन सैंड एट द टॉप। ये 3 अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं जब हम फिल्ट्रेशन अलग करते हैं। तो आसानी से जब आप देख रहे हैं कि इनको फ़िल्टर करना आसान है, यू कैन ईज़िली फ़िल्टर देम बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो जो ये 3 तरीके हैं फ़िल्ट्रेशन में, उनमें 3 अलग अलग लेयर्स बनती हैं। इन तीनों लेयर्स को हमें अलग करना होता है एक्चुअली। कोर्स ग्रेवल एट द बॉटम, क्योंकि वो भारी है पत्थर तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फाइन ग्रेवल इन द सेंटर, वही पत्थर जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फाइन ग्रेवल वो बीच में तैरते रहते हैं, और सबसे ऊपर फाइन सैंड होती है एट द टॉप, ठीक। तो इस तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को अलग कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप जो है उसके बाद जो आपको पानी मिलेगा उसमें से बैक्टीरिया रिमूव, क्योंकि आपने ये रिमूव कर दिया उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि बैक्टीरिया रिमूव हो गया होगा, इन्फेक्शन रिमूव हो गया होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड एज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन या यूवी रेज, एडिंग क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन के पेलेट्स डाले जाते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर अब नहीं ऐड किया जाता, अभी क्या ऐड किया जाता है, क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, छोटी छोटी पेलेट्स होती हैं, तो वो ऐड किया जाता है। एडिशन ऑफ क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स, छोटी छोटी टैबलेट्स आती है वो पानी में ऐड की जाती हैं। या कई बार यूवी रेज भी इंट्रोड्यूस कर देती थी। यूवी रेज एक्चुअली जो है वो बहुत गर्म होती है
एंड देयर पेनिट्रेशन कैपेसिटी इज़ मोर। तो पानी में बहुत अंदर तक वो जा सकती हैं और गर्म होने की वजह से जो बैक्टीरिया पानी में है उसको वो किल कर देती हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है, तो वो अगर बाय मिस्टेक या बाय चांस आप उस पानी में आ गया है जो कि आपको सप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें अगर आप क्लोरीन डालेंगे देन ऑल्सो इट विल वर्क। अगर क्लोरीन से काम नहीं चलता है तब फिर यूवी रेज इंट्रोड्यूस की जाती हैं पानी में ताकि उसका इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, so this is how you clean water, you purify water at different steps, at different stages. First is sedimentation, then second is loading, then third is filtration and then last जब सब एकदम साफ़ हो जाता है, हम अश्योर्ड हो जाते हैं कि ये इम्प्योरिटीज़ हट चुकी हैं। अब जो इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं वो सिर्फ या तो बैक्टीरिया होंगे या आपके वायरस होंगे, तब जो हम प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम या तो क्लोरीन के पेलेट्स डाल देते हैं या यूवी रेज इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि जितने भी आपका बैक्टीरिया और वायरस है वो रिमूव हो जाए। एंड देन दिस वाटर, जब हम 100% कंफर्म हो जाते हैं कि ये पानी साफ़ हो गया, दिस वाटर इज सप्लाइड टू योर होम। सो दिस इज हाउ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज़ डन एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपका रह जाता है क्लास 9, इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, और ये मैं बहुत डिटेल में नहीं कवर करूँगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में ये 7th में पढ़ चुके हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये आप लोगों को याद भी होगा, इट्स जस्ट अ रिवीजन, कि वो चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जो जिनमें सिर्फ साइज़ चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, मतलब कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, हीट इवॉल्व नहीं होगी। ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल चेंज, जिनमें या तो स्टेट चेंज हुआ है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ है, या तो साइज़ चेंज हुआ है और फोर्स अप्लाई करने पर हुआ है। अगर आप वो कंडीशन रिमूव कर देंगे तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को हम फिज़िकल चेंजेस बोलते हैं, जो कि जैसे आपका टीयरिंग ऑफ पेपर है, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है आइडेंटिफाई करने का कि पहली चीज़ तो नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म, और जो पुरानी चीज़ की प्रॉपर्टी थी वही नई चीज़ की भी प्रॉपर्टी होगी। सिर्फ हो सकता है उसका साइज़ चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए या उसका स्टेट चेंज हो जाए। मतलब अगर साइज़, स्टेट या शेप में चेंज हो रहा है, साइज़, स्टेट या शेप में अगर चेंज हो रहा है, तो ऐसे चेंजेस को आप क्या बोलेंगे? फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। वाई? बिकॉज सॉलिड फॉर्म इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। है तो पानी, बर्फ़ है तो भी पानी है, लिक्विड वाटर है तो भी पानी है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है ना, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में तो चेंज हुआ नहीं। तो अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है या शेप चेंज हो रहा है, तब आप बोलते हैं फिज़िकल चेंज है। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि जब आप बड़े से पेपर को छोटे छोटे पेपर में फाड़ दोगे तो हुआ क्या? सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ। ठीक है, और कोई नई चीज़ तो नहीं बनी, पहले भी पेपर ही था, अभी भी पेपर ही है। बस हुआ क्या कि पहले पूरा पेपर था, पहले पूरा ऐसा A4 पेपर था, अभी वो टुकड़े टुकड़े में आपने जब उसको वापस चिपकाया होगा तो उसमें ऐसे ऐसे पीसेस बन गए होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ फिज़िकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। लेकिन अगर मैं उसी जगह बात करूँ बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर इज़ केमिकल चेंज, क्योंकि पहले पेपर था विच इज़ सेल्यूलोस, जब बर्न हो गया तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ऐश इज़ कार्बन। ऐश आपको पता है कार्बन होती है, ठीक है, जो राख होती है उसमें कार्बन होता है। जो पेपर था वो सेल्यूलोज था, लेकिन जब वो बर्न हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबस्शन हुआ उसका, तो वो कार्बन में या ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो कॉम्पोजिशन चेंज हो गया ना। सेल्यूलोज इज़ डिफरेंट, सेल्यूलोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बन इज़ अ डिफरेंट थिंग, दे आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया केमिकल, पहली बात तो केमिकल चेंज होना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक, कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसका पहले जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई नाता नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं, कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, हो सकता है हीट इवॉल्व हो या हीट अब्जॉर्ब हो सकता है आपको
कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिले, कलर चेंज होगा, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं देन दैट विल बी अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो रस्ट होता है इट इज़ अ केमिकल चेंज ऑब्वियसली। आयरन इट कंबाइंस विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3.2H2.XH2O बनता है, यही है रस्ट का फॉर्मूला, इसी को रस्ट बोलते हैं। तो हुआ क्या, ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या था, आयरन, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, कम्प्लीटली चेंज प्रोडक्ट है। बहुत फ़र्क है आयरन और रस्ट में, जो रस्टेड आयरन होता है उसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो अगर कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बन रहा है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन एंटायरली चेंज है, ओरिजिनल प्रोडक्ट से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, तो केमिकल चेंज होगा। अगर हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है तो केमिकल चेंज होगा। अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो केमिकल चेंज होगा। कैरेक्टरिस्टिक ओडर है तो केमिकल चेंज होगा, ठीक। सपोज़ कीजिए लाइटनिंग है, जैसे फायर क्रैकर्स है, फायर क्रैकर्स इज़ अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, क्योंकि उसमें गैस, वो जो फ्यूम्स निकलते हैं उसमें आपको स्मेल आती है। और दूसरा लाइटनिंग है, लाइट निकल रही है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस आर बेसिकली दोज चेंजेस इन विच अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म विच हैज़ नो रिलेशन एट ऑल विद द ओरिजिनल प्रोडक्ट। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। ये बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रही क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ये क्लास 7th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने आपको जस्ट फॉर रिवीजन उन्होंने फिर से आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लास 9th। एंड विद दिस आई एंड विद दिस चैप्टर ऑफ योर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ। बट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट, तो मैं आपको ऐसे और वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँ और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊँ जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत काम आएंगे। ये चैप्टर्स बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होल्ड करते हैं, फाइन। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और इसको लाइक कीजिए वीडियो को। एंड कोई क्वेरी होगी अभी भी जो नहीं समझ में आई इस पूरे चैप्टर में से, बिकॉज आई कंप्लीटेड द चैप्टर, तो अगर इस पूरे चैप्टर में से अभी भी आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, यू कैन आस्क मी अगेन, आई एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन बिफोर मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स क्लास 9 फॉर वॉचिंग।